हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स का, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मेजर कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था इस चैप्टर में, जिसमें हमने रिडेम्पशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी थी। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की बात करी थी हम लोगों ने। इसके अलावा हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की भी बात कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ चीजें देखी थी। हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन करी थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था, इलस्ट्रेशन 3 छोटा सा क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लिया होगा। अब आज की क्लास में भी हमको क्या करना है, आज की क्लास में भी हम लोग कुछ मेजरली क्वेश्चन ही करेंगे, और इसके अलावा एक दो, मतलब एक दो क्या, दो तीन मान लो, दो तीन छोटे मोटे नए स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो देखो भाई, इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले लेक्चर में कवर करा चुका था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में करा चुका था। अब दो चार छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ आवर क्वेश्चंस, वो भी हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। काफी अच्छा सवाल है इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो मेरे साथ साथ आप लोग करिएगा ये क्वेश्चन। चलो, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। तो इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। तो पढ़ते क्या कहता है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड एंड, मुद्दे की चीज, 1,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, जो इशू हुए थे 1 अप्रैल 2021 को। चलो भाई, जब भी इशू हुए उससे हमें क्या मतलब, मुद्दे की बात है, हमारे पास 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ₹100 के। तो टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की, 1 लाख रुपीस। फिर कहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज। अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, वो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की जानकारी दे रहा है। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 80,000 रुपए का। जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व होता है। फिर पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 का, ये भी फ्री रिजर्व होता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कुछ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पड़ा हुआ है। अब इसमें हमें थोड़ा डाइसी हो सकता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री रिजर्व है कि नहीं है, तो उसके लिए क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया। तो कहता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 रुपीज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ₹10,000। तो ऐसा है ना, इसमें मतलब उन्होंने थोड़ा ब्रैकेट गड़बड़ जगह लगा दिया है। तो मैं आपको मुद्दे की मतलब बता देता हूं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के बारे में। वो कह रहा है कि देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो हमारे पास है वो 10,000 रुपए के हैं। इसमें से 5,000 के जो रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल लिख देते। इसके माने कि 10,000 रुपए में से आपके जो 5,000 रुपए के रिजर्व्स हैं वो फ्री रिजर्व नहीं है, नॉट फ्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस 5,000 है वो क्या होगा, वो फ्री होगा। तो 10,000 में से 5,000 फ्री रिजर्व नहीं है और 5,000 फ्री रिजर्व है। तो बेसिकली ब्रेकअप बता रहा है। ठीक है, और हमें मोर और लेस किसकी जरूरत पड़ती है अपने इस चैप्टर में, हमें फ्री रिजर्व की जरूरत पड़ती है। तो क्रक्स ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में जो फ्री रिजर्व वाला पार्ट है वो 5,000 रुपए का, ये लिखना चाह रहा था वो। हालांकि उसने ब्रैकेट थोड़ा गलत जगह लगा दिया, कॉमा थोड़ा अजीब ढंग से लगा दिए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। फिर कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000 रुपए, ये तो वैसे कभी भी फ्री रिजर्व होता है नहीं। कैश एट बैंक अमाउंटेड टू ₹98,000, बैंक में हमारे पास 98,000 रुपीज पड़े। प्रेफरेंस शेयर्स, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसको हमें 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना है, बोले तो 10,000 रुपीज की प्रीमियम पे रिडीम करना है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन the directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par, utilizing the undistributed reserves and surplus, subject to the conditions, subject to the conditions that a sum of ₹20,000 shall be retained in general reserve and which shall not be utilized। तो बहुत सारी बातें उसने बोल दी। देखो वो क्या कह रहा है आपसे, और मैं बहुत
पढ़ने में लगता हो सकता है आपको लगे कि सर इतनी सारी चीजें मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है नहीं, बहुत इजी कहानी है, अभी हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि भाई देखो डायरेक्टर्स के पास पावर है कि रिडेम्पशन के लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं पार पे, यानी कि कुछ ना कुछ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे पार पे। अब वो नंबर ऑफ कितने, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी, कितने शेयर्स डायरेक्टर इशू करेंगे, ये क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बोला। उसने ही बोल दिया कि कंपनी जो है डायरेक्टर्स फ्रेश इशू करेंगे आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब वो कह रहा है कि जितना हो सके पहले अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व से पहले वो रिडेम्पशन कर लो, यानी जो आपकी सीआरआर वाली रिडेम्पशन होती है वो पहले आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो कर लो, और उसके बाद जो बैलेंस बच जाए उसके लिए आप फ्रेश इशू कर लो। तो ये बच्चों उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो हमने एक इलस्ट्रेशन करा था, मैं आपको दिखा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने करा था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैं एक बार दिखाता हूं, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 लास्ट लेक्चर में करा था, यहीं पे हमने डिस्कस। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने जो कंपनी इशू करे सच दैट कि उनकी कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस हो जाए। ये बात वो आगे बोलेगा भी सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस के बारे में। तो ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन 4 जैसा है कि आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कितना कंपनी सीआरआर बना सकती है, सीआरआर बनाने की कंपनी की कितनी मैक्सिमम क्षमता है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने इशू करेगी। फर्क इतना है, पिछले इलस्ट्रेशन 4 में फ्री रिजर्व्स की बहुत ज्यादा तोड़ तोड़ की चीजें नहीं दे रखी, इस सवाल में उसने फ्री रिजर्व्स को बहुत सारी मतलब बेसिक रिजर्व्स दे दिया, उसमें से आपको देखना है कि आप कितने फ्री रिजर्व्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उस क्वेश्चन में नहीं थी, यहां पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है तो कहता है पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर अबव अरेंजमेंट। तो देखो जनरल एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं, वंस आपकी कैलकुलेशंस क्लियर है, वंस आपको फिगर सारी पता है कि क्या क्या कैसे हो रही है, एंट्रीज आपकी वही घिसी पिटी है बच्चों। एंट्रीज आपको जो लिखवाई है उसके अलावा एक भी कोई नई एंट्री नहीं आती एज सच, राइट। तो क्लैरिटी हमें क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट की। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 मेरा फोकस रहेगा कैलकुलेशन पे, हालांकि मैं आपको जनरल एंट्रीज भी करा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आप चेक करो कि मैक्सिमम पॉसिबल सीआरआर हम कितना बना सकते हैं, सिर्फ इतना आपको चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि कंपनी चाहती है कि हम जितना हो सके पहले अपने फ्री या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स का यूज कर लें, उसके बाद जो बैलेंस बच जाए उसके लिए हम लोग शेयर्स इशू करें। कंपनी ऐसा चाहती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहानी में बना रखा है। तो आपको अच्छे से आप सीख चुके हो, आप अच्छे से पता है आपको कि भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स को यूज करने का मतलब होता है सीआरआर बनाना। तो भाई हम जितना सीआरआर बना सकते हैं उतने हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने हद तक हम लोग अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व से रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारी सीआरआर बनाने की क्षमता कितनी है। उसके लिए आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है हमारे पास कितने फ्री रिजर्व्स हैं, हम कितना फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं टू मेक सीआरआर। बस ये मेन चीज है, इसको समझ लेना, बाकी आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे देखो, एक एक करके रिजर्व्स पढ़ते हैं कि जो उसने क्वेश्चन नहीं दिए थे। सबसे पहले उसने बोला था जनरल रिजर्व 80,000 का है, जनरल रिजर्व 80,000 का है, ठीक है। अब देखो वैसे तो बच्चों क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले तो जनरल रिजर्व इज ऑलवेज अ फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व हमेशा फ्री रिजर्व होता है। बट इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि कंपनी चाहती है कि एटलीस्ट अ सम ऑफ 20,000 जो है वो हमारे जनरल रिजर्व में पड़ा रहे। मतलब 80,000 रुपीज के वैसे जनरल रिजर्व है, बट उसमें से हम 20,000 जनरल रिजर्व को छेड़ना नहीं चाहते। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए तो पड़े रहे। इसका मतलब क्या है, इवन द जनरल रिजर्व वैसे फ्री रिजर्व है, लेकिन मैं 80,000 में से 20,000 रुपए यूज नहीं कर सकता किसी भी पर्पस के लिए, ना ही सीआरआर के लिए यूज कर सकता हूं, ना ही मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकता हूं। मैं जनरल रिजर्व चाहता हूं मेरा 20,000 रहे, राइट। तो इवन दो वैसे तो जनरल रिजर्व में 80,000 रुपए है, वैसे तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, बट इफेक्टिवली क्योंकि कंपनी ने कंडीशन डाल दी कि भाई हम 20,000 अपने जनरल रिजर्व में रखना चाहते हैं, तो एक्चुअली में कितना जनरल रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है जो वो यूज कर सकती है, ओनली 60,000। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पड़ा था,
ये तो बिल्कुल बिंदास एक फ्री रिजर्व होता है, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये है 20,000 का। एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी बेची, इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेची, इन्वेस्टमेंट या फायदे में बेची, ये कभी कभी क्वेश्चन की कहानी में हो सकता है। इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 एज इट इज लिख दिया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कहीं पे और क्वेश्चन आप पढ़ते हो जहां पे इन्वेस्टमेंट भी बेची जा रही है और वो प्रॉफिट पे बेची जा रही है, लॉस पे बेची जा रही है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बेची जा रही है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर वहीं पे इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेची जा रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो वो आपको कम करके यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना इस तरह की कैलकुलेशंस में, इस तरह के क्वेश्चन में जहां सीआरआर आपको निकालना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल सीआरआर, सारी चीजें आपको बस फाइनली देखना है कि सब कुछ होने के बाद मेरे पास कितने फ्री रिजर्व्स पड़े, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेची है, उसका फायदा नुकसान है, तो फायदे नुकसान का इफेक्ट ले लो, है ना। जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए बचा के रखने, उसका इफेक्ट ले लो। और अभी तो एक इफेक्ट और मजेदार वाला हम इसमें कंसिडर करेंगे अपनी कैलकुलेशन में धीरे धीरे, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था, ये मैं आपको बता चुका था कि वैसे तो 10,000 रुपए का था, और उसमें से 5,000 रुपीज का जो रिजर्व है वो फ्री रिजर्व नहीं है, तो बैलेंस 5,000 फ्री रिजर्व है। तो हम सिर्फ 5,000 वाला जो बैलेंस है वही यहां पे लेंगे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो यहां तक की कहानी अगर मैं चेक करूं कि वैसे मेरे पास फ्री रिजर्व्स कितने पड़े हैं, 85,000, ठीक है। अब देखो, अब भोले भाले बच्चे हो, भोले भाले बच्चे क्या बोलेंगे कि सर देखो हमने सब कुछ ले लिया, इसका मतलब हमारे पास 85,000 रुपीज के फ्री रिजर्व्स हैं, हम 85,000 रुपीज तक का सीआरआर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान से, हमें हड़बड़ी में नहीं रहना। क्वेश्चन में यह भी बोला था कि जो रिडेम्पशन होगी अल्टीमेटली वो 10% के प्रीमियम पे होगी। तो आप खुद सोचो, जब प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगी तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, क्या हम उसको नहीं राइट ऑफ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करेंगे। और वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ कहां से करेंगे? वो फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करते। ये हम सीख चुके, फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था हमने कि भाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमेशा फ्री रिजर्व से करने, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग। तो इसका मतलब जब रिडेम्पशन होगी, आपको पूरी पिक्चर, आपको प्रोएक्टिवली आगे तक की सोचनी है कि अगर रिडेम्पशन होगी तो 10,000 रुपए के प्रीमियम पे होगी। 10,000 कैसा आया? 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो 10,000 आ गया, राइट। तो कल को मतलब जब भी रिडेम्पशन होगी तो एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा 10,000 रुपए का, और वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी हम फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। तो जब मैं फ्री रिजर्व से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करूंगा तो मेरी फ्री रिजर्व कम नहीं हो जाएगी। तो जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल सीआरआर देख रहा हूं कि भाई सब कुछ होने के बाद मैं मैक्सिमम कितना सीआरआर बना सकता हूं, तो मुझे यह भी तो देखना पड़ेगा कि रिडेम्पशन के टाइम एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी राइट ऑफ होगा, तो उसकी वजह से मेरी फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये है मुद्दे की चीज, इस पे मैं एक स्टार लगाऊंगा। ये पॉइंट आपके लिए एकदम नया है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब अब जाके मैं बोल सकता हूं कि सब कुछ होने के बाद मेरे पास मेरी कितनी औकात है सीआरआर बनाने की? मेरी सिर्फ 75,000 रुपए की सीआरआर बनाने की औकात है। क्लियर हो रहा है? अब हमें कितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। क्योंकि आपको अच्छे से पता है सीआरआर के लिए हम लोग सिर्फ जो बेसिकली सेक्शन 55 की कंप्लायंस है उसके लिए हमें बेसिकली फेस वैल्यू चाहिए। कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस के लिए हमें फेस वैल्यू ही चाहिए होता है, राइट। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, कितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं? हमें 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। तो इसका मतलब बैलेंस फॉर विच शेयर्स आर टू बी इशूड, बैलेंस फॉर विच शेयर्स आर टू बी इशूड। तो 1,00,000 के फेस वैल्यू के शेयर्स रिडीम करने हैं, उसमें से 75,000 का हम सीआरआर बना सकते हैं। तो बैलेंस जो 25,000 है, बैलेंस 25,000 जो है उसके लिए हमें शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, तो सर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 25,000 के, हमें बेसिकली
फेस वैल्यू के शेयर्स रिडीम करने हैं बाय नंबर बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, इसको किससे डिवाइड करेंगे? अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे इशू पार पे होने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि प्रीमियम पे इशू होगा तो किससे डिवाइड करते? सर फेस वैल्यू से ही डिवाइड करते। तो यहाँ वैसे तो पार पे इशू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना कि यहाँ पे हमें फेस वैल्यू ही लेना होता। इवन अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे होते नए शेयर्स तो भी हमें फेस वैल्यू लेना होता, क्योंकि फिर से वही बात है भाई, सीआरआर की कैलकुलेशन के लिए हमको फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम लेना होता है और फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर लेना होता है। दोनों के लिए हमें दोनों का फेस वैल्यू ही चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा क्या लेना है यहाँ पे? फेस वैल्यू। कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस के टाइम हमें क्या लेना है? फेस वैल्यू। सिंपल। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे 2500। इस क्वेश्चन में आप इस बात पे वैसे नहीं अटकते क्योंकि पार पे ही इशू हो रहा है, 10 पे इशू हो रहा है, तो यहां कोई कंफ्यूजन आएगी। क्लियर हो गया? तो मेन देखो यही कैलकुलेशन थी, अब कोई परेशानी नहीं रही। अब आपके पास सारी फिगर्स रेडीली अवेलेबल है, डेट्स वगैरह का आई थिंक कोई चक्कर है नहीं, सीधा हम जर्नल एंट्री से शुरुआत कर सकते हैं। और जब भी रिडेम्पशन के क्वेश्चंस कर रहे हो मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि अगर फ्रेश इशू हो रहा है तो उसकी एंट्री पहले होगी, अगर इन्वेस्टमेंट भी करें उसकी एंट्री पहले होगी, बैंक में पैसा आने की एंट्री पहले कर देनी है। ठीक है, चलिए तो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर्स इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं क्लैरिटी सब मेंटेन करके चलना चाहता हूं। तो 2500 शेयर्स हैं, 10 रुपए के फेस वैल्यू पे ही इशू हो रहे हैं, तो इशू प्राइस भी 25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल भी 25,000। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, बुक वाले कभी कभी देखो सीआरआर की एंट्री पहले कर देते हैं, ऐसा कोई मतलब आपके ऊपर है, आप सीआरआर की एंट्री पहले कर लो, पहले आप रिडेम्पशन की कर लो, क्योंकि सब होने में तो एक ही डेट पे वाला है तो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, दूसरी बात, कई बार हो सकता है एक आध जगह आपको स्टडी मटेरियल में कहीं सजेस्टेड आंसर में ये इशू की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के थ्रू राउटेड मिले। बेसिकली जैसे आप इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में करते थे तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो इशू की 2 एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ऐसे दोनों भी तरीके को ओके कहता है कि आप डायरेक्ट ये बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे तो भी ओके है, नहीं तो आप नॉर्मल इशू वाली एंट्री जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब रिडेम्पशन की एंट्री करना शुरू करते हैं। क्या एंट्री होगी? तो कितने परसेंट शेयर्स थे हमारे पास? ये 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख रुपए है, इसमें फेस वैल्यू आ गई। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें 10,000 रुपए का प्रीमियम आ गया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसमें 1,10,000 आ गया। इसका मतलब टोटल हमें 1,10,000 पे करने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो भी पे कर देंगे साथ साथ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, तो 1,10,000। ठीक है जी, अगली एंट्री सीआरआर बना ले। सीआरआर बना ले तो सीआरआर कैसे बनाएं? तो बेसिकली ऊपर जो कैलकुलेशन में हमने कंसिडर किया उसी को ले लेते हैं। तो जनरल रिजर्व में 60,000 लिया, मतलब अब आपको दिमाग नहीं लगाना, आप सारी कैलकुलेशन कर चुके। सीआरआर कितना बनाना है आपको ये भी पता है भाई, मैक्सिमम पॉसिबल सीआरआर हम निकाल ही चुके थे 75,000, तो उतने का ही सीआरआर बनाना है। और कौन से रिजर्व से कितना उठाना है ये भी आपको पता है। तो जनरल रिजर्व से 60 उठाना है, पीएनएल से 20 उठाना है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से 5 उठाना है, राइट। तो बहुत ही इजी, इन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट से हमें उठाने हैं 10,000, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट, ये कितना है? 5,000। ठीक है, टू CRR 75,000। तो ये नहीं पागलों की तरह 75,000 की कैलकुलेशन फिर करने लग जाओ,
कर सकते हो, आएगा वही आंसर आपका। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम 1 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड 25,000, तो आएगा 75। और 75 ही तो आना है, क्योंकि हमने यही तो 75 की फिगर कैलकुलेट करके रिवर्स कैलकुलेशन करके 25,000 की फिगर निकाली थी, तो आना वही है। ठीक है, तो ये नहीं कि पागलों की तरह आप अपना टाइम वेस्ट करके दोबारा कैलकुलेट करो। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना। राइट, क्या काम खत्म हो गया? नहीं सर, एक छोटा सा काम और रह गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है। उसके लिए हम कोई भी यूज कर लेते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक बात सुनना, एक चीज शायद मिस हो गई बोलने से। हमने वैसे तो बोला था 20,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में पड़े, अगर आप ऊपर की कैलकुलेशन देखोगे तो वैसे हमारे पास 20,000 रुपए पड़े थे। ठीक है जी, लेकिन उसमें से हम बोल रहे हैं कि पीएनएल में से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ कर रहे हैं 10,000 का। यही तो बोला था हमने, लेस किया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये मैं मान रहा हूं कि हम पीएनएल से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये 20,000 माइनस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो राइट ऑफ किया वो करा, तो जाके ये आंसर 10,000 आया। ठीक है, तो ये मैं क्लैरिफाई कर लेता हूं, क्योंकि ऊपर की कैलकुलेशन में पीएनएल के आगे तो 20 लिया था, लेकिन उसमें से 10,000 का हम देखो यहीं पे जो इस एंट्री में कर रहे हैं प्रीमियम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्री रिजर्व्स आपके बिल्कुल ऑप्टिमम वे में यूज हो गए। आप जितना हो सका सीआरआर के थ्रू कर लिया आपने रिडेम्पशन, बाकी के लिए आपने फ्रेश शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो आई होप अब ये क्वेश्चन इजी लगा हो, जितना पढ़ के लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ये कॉम्प्लिकेटेड था। क्लियर हो गया? तो देखो मेन कॉन्सेप्ट्स वैसे खत्म हो गए हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हो आप मोर देन 95% आपका काम खत्म हो गया। अब छोटी छोटी बारीकी जो होती है कभी कभी जो क्वेश्चन में आ जाती है, हमें बस वो बारीक पॉइंट्स को सीखना है। कुछ पॉइंट्स पे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, कुछ पॉइंट्स पे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उसको डिस्कस करके छोड़ दिए। पर हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हमें सारी चीज की क्लैरिटी रहे। राइट, तो एक एक करके जरा एक दो छोटे मोटे नए पॉइंट सिखाता हूं। जैसे अगला पॉइंट जो सीखेंगे हम लोग वो क्या है, तो लिखना इसमें। तो एक काम करते हैं, इसको एक हेडिंग में बना लेते हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इसमें लिखना क्वेश्चन से आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि अगला ही इलस्ट्रेशन इसी पॉइंट के ऊपर है, तो समझना बात को। व्हेन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज डन, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे सवालों में तो रिडेम्पशन के लिए होता है, बट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स and issue price is called in installments, then for the purpose of calculating CRR we consider only the nominal value या फेस वैल्यू। भाई आपकी श्रद्धा है, आपको नॉमिनल वैल्यू लिखना है वो लिखो, फेस वैल्यू लिखना है वो लिखो, मतलब दोनों का सेम ही होता है। सो वी कंसिडर ओनली द नॉमिनल वैल्यू रिसीव्ड ऑन सच इशू, we consider only the nominal value received on such issue up to the date of redemption, up to the date of redemption। तो ये देखो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बस आपके बच रहे, कोई मेन बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बच रहा। मेन बड़े कॉन्सेप्ट हो गए आपके सारे, आप अकाउंटिंग सीख चुके, आप सीआरआर की सारी बातें सीख चुके,
अब फ्रेश इशू की कैलकुलेशन सीख चुके, नंबर ऑफ शेयर आप कैलकुलेट करना सीख चुके कि जब हमें कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस करनी है तो कैसे करना है, जब हमें सिर्फ फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करना है, सब सीख चुके। अब इस तरह के छोटे मोटे बारीक पॉइंट्स है, 2-4 है, ज्यादा भी नहीं है, ये कवर कर लो, आपका चैप्टर खत्म। तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी तक के जितने भी सवालों में हम फ्रेश इशू करते थे, अब लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन है सीधा इसके ऊपर, हम जितने भी सवालों में फ्रेश इशू करते थे वहां पे हमें हर जगह लमसम में पैसा मिलता था। मतलब वहां कोई क्वेश्चन ये नहीं कहता था कि फ्रेश इशू हो रहा है। जैसे पिछला ही क्वेश्चन हमने करा, अगर मैं आपको पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल दिखा दूं तो हमने 10 रुपए का जो शेयर इशू किया था, पूरा का पूरा 10 रुपए हमने मान लिया था कि एक साथ मिल गया, क्योंकि हमें कोई इंस्टॉलमेंट्स की बात नहीं करी गई थी। लेकिन इशू ऑफ शेयर चैप्टर में तो हम सीख चुके हैं कि भाई जरूरी नहीं कि लमसम में इशू हो शेयर्स, हो सकता है भाई पैसे हम इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए, एप्लीकेशन का हो, अलॉटमेंट का हो, कॉल्स का हो। तो मानो इसी में हम फ्रेश इशू तो कर रहे हैं रिडेम्पशन के लिए, लेकिन जो पैसा हम मंगवा रहे हैं वो हम अलग अलग डेट्स पे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जब हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, यहां मैंने इशू करा शेयर्स का, मानो यहां मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो मैंने इशू करा इसका पैसा मुझे 4 टुकड़ों में मिलने वाला है ना। मुझे एक पहला इंस्टॉलमेंट मान लो एप्लीकेशन का यहां मिल रहा है, अलॉटमेंट का यहां मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा यहां मिल रहा है, फाइनल कॉल का पैसा यहां मिल रहा है। तो इस तरह से 4 किश्तों में मुझे पैसा मिल रहा है। अब रिडेम्पशन तो मेरी यहां पे हो रही है, अब रिडेम्पशन करते वक्त मुझे सीआरआर बनाना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि जब मैं सीआरआर की कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले तो हम लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें तो पूरा फेस वैल्यू हम ले लेंगे। अब यहां पे हमें लेस करना होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। तो अब बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे हम जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड लेंगे, जो माइनस करेंगे, वो उतना ही फेस वैल्यू लेंगे जितना रिडेम्पशन तक हमको मिल गया है इस इश्यू ऑफ शेयर्स में। यानी कि हमें, जैसे मेरे इस उदाहरण में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ फेस वैल्यू मिला होगा एप्लीकेशन के तौर पे, मुझे अलॉटमेंट के साथ कुछ फेस वैल्यू का अमाउंट मिला होगा, तो मुझे सिर्फ यही दो फेस वैल्यू कंसिडर करने हैं जब मैं यहां सीआरआर की कैलकुलेशन करूंगा। जो रिडेम्पशन के बाद मुझे इंस्टॉलमेंट्स मिलने वाली है उसमें जो फेस वैल्यू है वो मुझे नहीं लेनी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मेन बात क्या है कि रिडेम्पशन के टाइम जब सीआरआर निकाल रहे हैं तो हमें जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड लेना है वो उतना ही लेना है जो रिसीव हो गया हो अप टू द डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो आप एक चाहो तो काम कर सकते हो, अगर आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहे थे और मेरी रिक्वेस्ट और एडवाइस के तौर पे आप जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं वो लिख रहे थे, तो आप अपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के आगे नोट्स में आओगे जहां पे हमने सीआरआर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा था। तो आप चाहो तो, क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम आपको थोड़ा इजी रहेगा, हमने यहां पे देखो ये छोटा सा फॉर्मूला लिखा था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन। तो आप यहां पे भी क्लैरिटी के लिए लिख सकते हो रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो ये क्रक्स हो गया, सारी बातों का क्रक्स हो गया। हालांकि मैंने आपको एक सेपरेट पॉइंट में वो समझाया, यहां बताता तो आपके लिए शायद टू मच हो जाता, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अब हम सीख रहे थे सीआरआर के बारे में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सिखाना था। अब आप सारी चीजें सीआरआर से रिलेटेड सीख चुके हो। अब यहां पे बस एक बात क्या ध्यान रखनी है कि हम उतना ही नॉमिनल वैल्यू माइनस करेंगे जो रिडेम्पशन तक हमें एक्चुअली में रिसीव हो चुका है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसी पॉइंट के ऊपर आपका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, तो वो हमें करना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 अगला ही जो क्वेश्चन है, वो चेक करते हैं। आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट छोटा सा, मतलब एक छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर कर रहा है, तो प्लीज 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 इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि चैप्टर देखा जाए तो ओवरऑल वेरी इजी है। अब इंस्टीट्यूट इसी तरह के पॉइंट्स डाल डाल के डिफिकल्टीज थोड़ी डाल सकता है, कंफ्यूजन डाल सकता है, कॉम्प्लिकेशंस डाल सकता है,
ठीक है, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन हमें अच्छे से बिल्कुल कवर करके जाना है। क्या कहता है देखो, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2021 इंटर एलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। अमंग अदर थिंग्स ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, स्पेसिफिकली लॉ में तो बहुत आता है इंटर एलिया, इसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। तो मतलब बैलेंस शीट में वैसे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हम कुछ चीजें बता रहे हैं कि भाई उन सब चीजों में से ये चीजें बैलेंस शीट में है। क्या क्या है? 50,008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, लेकिन ध्यान रखना ये 70 रुपीज पेड अप है, मतलब ये फुल्ली पेड अप नहीं है, ये है 35 लाख रुपए के। कैसे आया 35 लाख रुपए? 50,000 इंटू 70। ठीक है, तो आपको सतर्क होना है, याद रखना है मेन बात, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। ये फुल्ली पेड नहीं है, तो किसी ना किसी ढंग से इसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन वाला खुद ही क्लैरिटी दे देता है तो बहुत अच्छा, नहीं भी देता तो हमें खुद बे खुद कॉल मंगवा के पहले शेयर्स को फुल्ली पे करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ये फुल्ली पेड अप है 1 करोड़ रुपए के। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख है, बट आपको पता है हमें कुछ करना है नहीं, इसको यूज करके ना तो CRR बना सकते हैं, इसको यूज करके ना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ कर सकते हैं, तो इसका हमें एज सच कोई यूज नहीं। आहा, क्या मजेदार बात है, CRR है हमारे पास 20 लाख रुपए। तो आपको देखो कैसे कंफ्यूज किया जाता है, CRR दे दिया उसने 20 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। जनरल रिजर्व है 50 लाख रुपीज, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 15 लाख रुपए। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है और बैंक में 15 लाख रुपए। Under the terms of their issue, the preference shares are redeemable on 31st March 2022 at 5% premium. लो जी, हमको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। In order to finance the redemption, the company makes a right issue of 50,000 shares of ₹100 each at ₹110 per share. तो राइट्स इशू पढ़ के ज्यादा घबराना मत, राइट्स इशू भी फ्रेश इशू ही होता है भाई। राइट्स इशू का हम अलग से चैप्टर कर चुके हैं, पिछला ही चैप्टर। तो अल्टीमेटली राइट्स इशू है तो फ्रेश इशू ही, ठीक है। सिर्फ इतना फर्क है होता है कि राइट्स इशू में हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले उनको ऑफर कर देते हैं, ठीक है। मतलब राइट्स इशू से कोई कहानी नहीं बदल जाती, ये फ्रेश इशू है। तो कह रहा है कि भाई 100 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स हम 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ₹20 बीइंग पेड पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो ये देखो, ये आया यूनिक कहानी। कह रहा है एप्लीकेशन पे 20 रुपए है, ₹35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 35 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ब्रेकअप क्या होगा? 15 का फेस वैल्यू होगा और 25 का फेस वैल्यू होगा, 25 का फेस वैल्यू होगा और 10 रुपए का प्रीमियम होगा। तो ऐसे 35 रुपए का ब्रेकअप हो गया। एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2023। तो बैलेंस जो है 1 जनवरी 2023, मतलब बैलेंस बोले तो फाइनल कॉल जो बचा 55 रुपए का, वो कितना है, कौन सी तारीख को पे होगा? वो पे होगा 1 जनवरी 2023 को। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च 2022। 1 मार्च को हमने अलॉटमेंट कर दी। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2022। मतलब 31 मार्च 2022 तक हमको क्या मिल गया? हमें अलॉटमेंट तक का पैसा मिल गया, सारा पैसा मिल गया। Preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of Companies Act 2013। तो कह रहा है भाई हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया 31 मार्च 2022 को, तो यहां पे हमने रिडेम्पशन कर दी, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छी बात है कि उसने कह दिया डेट कॉलम इग्नोर कर दो। इवन दो क्वेश्चन में डेट्स वगैरह दे रखी हैं, बट आप अपनी जर्नल एंट्रीज में डेट कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं। अब जब क्वेश्चन ने कह दिया डेट कॉलम इग्नोर करो, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने मतलब डेट कॉलम को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने बोला 31 मार्च 2022 को रिडेम्पशन होने वाली है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये आपको कैसे पता लगा? ये क्वेश्चन नहीं बोला था, मेरे को सपने नहीं आए। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो यहां पे लाइन से मुझे पता लग गया था कि इसी डेट पे रिडेम्पशन हो गई। तो मुद्दे की बात क्या है? मेन जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जो पॉइंट हमने कवर किया है, रिडेम्पशन होने तक कितना फेस वैल्यू मिल चुका है जो फ्रेश इशू हुआ है? 20 रुपए का फेस वैल्यू मिल चुका आपके एप्लीकेशन के साथ, प्लस 25 रुपए का फेस वैल्यू मिल चुका अलॉटमेंट के साथ।
बैलेंस 55 रुपए का जो फेस वैल्यू है ये तो 31 मार्च के बाद मिलेगा, ये तो 2023 में मिलेगा आफ्टर रिडेम्पशन। तो जब आप सीआरआर की कैलकुलेशन करोगे तो आप सीआरआर की कैलकुलेशन करने के लिए कितने रुपए की फेस वैल्यू लेके चलोगे? सिर्फ 45 रुपीज की। ये इसका मेन क्रक्स है जिसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो पहली बात, प्रेफरेंस शेयर्स ओरिजिनली क्या थे? पार्टली पेड थे। हमने सीख रखा है कि ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वही रिडीम हो सकते हैं। क्वेश्चन ने खुद से नहीं बोला कि इसको फुल्ली पेड करो, फाइनल कॉल मंगवाओ, बट वो आपको खुद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह दे तो भाई ठीक है, फिर तो क्वेश्चन आपको एक आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन नहीं कह रहा तो भी आपको अपने आप फाइनल कॉल मंगवा के पैसा लेके तो आपको पहले इन शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर हो रहा है? तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, साथ साथ करो मेरे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहली एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहले अपने प्रेफरेंस शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना होगा? कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे देख लेंगे। हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, इनटू कितने रुपए मंगवाने हैं? 70 रुपए सॉरी पेड अप है, तो अभी 30 रुपीज अनपेड है। 30 रुपीज अनपेड है, तो ये 30 रुपीज का हम लोग फाइनल कॉल मंगवा लेंगे। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 15 लाख। ये आ गया 15 लाख। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर देंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 15 लाख रुपए का फाइनल कॉल रिसीव हो गया, ये भी खत्म। अब हमें क्या करना है? हमें इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी है। अब यहां पे आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, यहां पे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पैसा किश्तों में आने वाला है। समझ आ रही है बात? तो यहां पे हमें सारी अपनी वही जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री सीख रखी है प्रॉपरली उसको करनी पड़ेगी। तो देख लो एक बार कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हमने? 50,000 शेयर्स इशू करे, और ब्रेकअप मैंने उसका यहां पे मंगवा रखा है, मतलब बना रखा है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। तो थर्ड एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है? ओके, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स है, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? 20 रुपए। एप्लीकेशन पे 20 रुपए है, तो 50,000 शेयर्स 20 रुपए का एप्लीकेशन, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10 लाख रुपीस। ये हो गया 10 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, और फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री मारते हैं। तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन एंट्रीज में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा भाई, ये इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री आप 12 से करते आ रहे हो, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ये अलॉटमेंट के दिन ही होता है सब कुछ। एप्लीकेशन का पैसा हम लोग शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, उसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं। तो उसकी क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी चिपका हुआ है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए, तो ब्रेकअप हमने बना रखा था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू वाला पार्ट जाएगा जो अलॉटमेंट में है, तो इसलिए ब्रेकअप हमने बना रखा था जैसे हम इश्यू ऑफ शेयर्स में बनाते हैं। तो 25 रुपए का फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम है। तो 25 रुपए का फेस वैल्यू है और 10 रुपए का प्रीमियम है।
तो ये आ गया 5 लाख, ये आ गया 12.5 लाख, और टोटल आ गया 17,50,000। 17,50,000। ठीक है, ठीक है, क्लियर? यस। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिला भी, बोल दिया था कि भाई अलॉटमेंट तक सारा पैसा मिल गया। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर अगर अब कॉल्स इन अरियर्स हो जाए तो? भाई यहां तो क्वेश्चन ने बोल दिया सारा पैसा मिल गया। ठीक है, इवन प्रेफरेंस शेयर्स में भी अगर आप ऊपर देखोगे कि कॉल्स, मतलब मैंने बोला था प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल मंगवाई और पैसा पूरा मिल गया। भाई अगर नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का पैसा, कॉल्स इन अरियर्स वहां पे हो जाए तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। यही छोटे मोटे पॉइंट जो है मैं अभी रिमेनिंग जो है वो कवर करने, यही हमारे रेजिडुअल पॉइंट्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, सिर्फ जितना हम कर रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस करना, आगे पीछे की बिल्कुल मत सोचना सर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। आपको ले एग्जाम के लिए मैं बिल्कुल रेडी कर दूंगा इन लेक्चर्स में कि आपके एग्जाम में कोई भी आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बस पेशेंटली करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 17.5 लाख मिल गया। हालांकि इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगी कि भाई ये जो फ्रेश इशू हो रहा है इसमें कॉल्स इन अरियर्स हो रहा है, मुझे नहीं लगता इतनी आपकी बनेगी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एक लेवल तक ही होती है कॉम्प्लिकेशन, भाई इस चैप्टर की इतनी भी वेटेज नहीं है कि भाई घुमा फिरा के इतनी कॉम्प्लिकेशन डाल दे। तो यहां तक तो भाई हमने इशू की एंट्री कर डाली, यहां तक तो आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें रिडेम्पशन की एंट्री करनी शुरू करनी है, करें? यस। सबसे पहले अपनी रिडेम्पशन की नॉर्मल एंट्री कर दो। तो कितने परसेंट शेयर थे? प्रेफरेंस शेयर थे 8%। तो रिडेम्पशन की एंट्री करना शुरू करते 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहे थे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो अब तो ये फुल्ली पे हो चुके हैं। तो अब यहां सीधा यहां से देख लेता हूं, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के, तो टोटल होंगे 50 लाख के। तो 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हैं। ठीक है, कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम कर रहे थे हम इनको? 5% प्रीमियम पे। तो 50 लाख का 5% हो जाएगा 2.5 लाख मेरे ख्याल से, तो 2,50,000। तो टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 52,50,000। ठीक है जी, अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनका ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 52,50,000। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, एक सीआरआर की एंट्री बच गई और प्रीमियम और रिडेम्पशन की राइट ऑफ की एंट्री बच गई। तो वो कर लेते हैं। तो सीआरआर की एंट्री करने से पहले 4 लाइन की लगभग जगह छोड़ के पहले सीआरआर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं दूसरे पेन से चलो कर लेता हूं। तो 3-4 लाइन की जगह छोड़ के कम से कम सीआरआर निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? फेस वैल्यू। मैं ढंग से करता हूं क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा सा अपना जो नया पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, ये लेने में तो कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि ये आपने जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट कर रखा है एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट लेना है, 50 लाख लेस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। लेकिन वो भी अब हमने क्या सीखा आज? रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ रिडेम्पशन, ये पॉइंट हमने नया सीखा। अभी तक की किसी सवाल में जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज सारे सवालों में फ्रेश इशू जो होता था उसमें सारा पैसा एक साथ आ जाता था, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं होती थी। यहां पे तो भाई हमने कितने शेयर्स इशू करे थे? हमने इशू करे थे हमने 50,000 शेयर शायद इशू करे थे ना। यस, 50,000 शेयर हमने इशू करे थे। और रिडेम्पशन तक मेरे को कितना फेस वैल्यू मिल चुका है? देखो ये मैंने यहां बोला था, हमें रिडेम्पशन तक 45 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू मिल चुका। हमें सिर्फ फेस वैल्यू लेना है। तो ये कितना आ रहा है? 22,50,000। तो बच कितना गया? ये बच गया
27,50,000, 27,50,000 आपका ये बच गया। तो इतने रुपए का आपका CRR बनेगा, इतने रुपए का CRR बनेगा। ये है मेन पॉइंट। इस 22,50,000 को आप एक और ढंग से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे देखना, मैं ब्लू से कलर कर लूंगा, उसको बस जोड़ लेना अपने पास। आपने अभी तक जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया उसको ले लो। तो एक हमने यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 10 लाख रुपए से क्रेडिट किया, प्लस यहां पे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को 12,50,000 से क्रेडिट किया। आप चाहो तो सीधा सीधा इनको ऐड करो तो 10 लाख प्लस 12,50,000, क्योंकि ये फेस वैल्यू ही है, तो ये भी आपका 22,50,000 ही आएगा। समझ आ गई बात? तो इतने रुपए का हमारा CRR बन जाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल गया कि उसने कुछ फ्री रिजर्व में क्या पढ़ा है, कुछ बताया था यहां पे, उसने बताया था, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करना। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और था ना, ये भी पॉइंट था कंफ्यूज करने वाला। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर CRR में ऑलरेडी 20 लाख पड़ा हुआ है, CRR में ऑलरेडी 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, हमको 27,50,000 का CRR बनाना है। तो सर इसमें से 20 लाख का CRR तो बन रखा है, बैलेंस 7.5 लाख का CRR बनाओ ना। तो भाई ये भी आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है, क्योंकि बात समझो, ये CRR जो 20 लाख का पड़ा है, ये क्यों पड़ा होगा? ये मैंने पहले, इससे पहले या तो रिडेम्पशन कर रखी होगी प्रेफरेंस शेयर्स की, या तो मैंने आपको बता रखा है बायबैक ऑफ शेयर्स होता है तो भी CRR बनता है। तो या तो रिडेम्पशन पहले हुई होगी या बायबैक हुआ होगा, जिसकी वजह से CRR बन के खड़ा हुआ। तो ये तो कोई पुरानी रिडेम्पशन या पुराने बायबैक का CRR है, इसको थोड़ी हम दोबारा बोल सकते कि भाई वो बना रखा है तो इसी को यूज करो। वो तब की कंप्लायंस थी जब पहले रिडेम्पशन करी, अब हम नहीं दोबारा से रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हमें उसकी भी तो पूरी कंप्लायंस करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सर CRR ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो जितना पड़ा है वो छोड़ दो, बैलेंस के लिए बना लो, क्योंकि ये पुरानी कंप्लायंस का CRR बना हुआ है, उसका काम हो गया। अब आप नई कंप्लायंस कर रहे हो, उसके लिए आपको जितना भी CRR बनाना है आपको पूरा CRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जनरल रिजर्व में हमारे पास 50 लाख रुपीस पड़े थे, तो दिक्कत ही नहीं भाई, जनरल रिजर्व में इतना पैसा पड़ा है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, आपका CRR भी जनरल रिजर्व से ही बन जाएगा मजे से, और आगे नेक्स्ट एंट्री में रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी उससे से ही राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। तो मल्टीपल पॉइंट्स थे बच्चों, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स थे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां मिस्टेक कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट पे आप बड़े आराम से मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, CRR जो क्वेश्चन में उसने 20 लाख का दिया, और दिया ही इसलिए उसने ताकि आप ये गलती करो, बट आपको नहीं करनी। ठीक है, और 10वीं एंट्री, 10 एंट्रीज हो गई, बाप रे बाप। तो 10 एंट्रीज मतलब 10th एंट्री जो आपकी है वो प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने की है। तो उसके लिए भी हम मजे से जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये था कितने, 2.5 लाख रुपए का शायद प्रीमियम था। तो कोई परेशानी नहीं, जनरल रिजर्व में पड़ा होगा। और मैंने आपको बताया कि जब आपका क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइंड होगा, ड्राफ्टेड होगा कि आपको फ्री रिजर्व जहां भी यूज करना है वो कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, राइट? बढ़े तो 2-4 और इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट सीख लेते हैं, फिर हमारा काम खत्म। चलिए नेक्स्ट बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिडेम्पशन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। ठीक है, तो ये फिर वही बात है हमारी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, उनको फुल्ली पेड होना जरूरी, तभी वो रिडीम हो सकते हैं, राइट? अब पहली बात, पार्टली पेड अप शेयर्स का मतलब क्या होता है? ये कुछ वैसा ही है जो आप अकाउंट्स में पहले मतलब अपनी कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स और नॉट फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये पढ़ते हो। तो वो शेयर्स जो नॉट फुल्ली पेड अप है वो पार्टली पेड अप है, मतलब ये है। अब फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब क्या होता है, एक बार अगर क्विकली रिकैप कर लूं, रिकॉल कर लूं। फुल्ली पेड शेयर्स मींस दो शेयर्स जिसमें पूरा फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप भी है और पूरा फेस वैल्यू रिसीव्ड भी है। तो जब कोई शेयर में पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड भी है और रिसीव भी है तभी वो फुल्ली पेड होता है, वरना वो हमेशा पार्टली पेड होता है। तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप होने के लिए तो सिर्फ एक ही केस बनेगा जहां पे पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप भी है मानो और पूरा 10 रुपए पेड अप भी है।
यानी पूरा 10 रुपए रिसीव भी है। लेकिन जब शेयर्स पार्टली पेड होंगे तो उसके अलग अलग सिनेरियोस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं देखो, तो देखो इसमें मैं फर्स्ट लिखता हूं पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। पार्टली कॉल्ड अप शेयर मतलब जैसे अभी अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में था 10 रुपए का शेयर था या शायद 100 रुपए का शेयर था, 70 रुपए पेड थे, 30 रुपए कॉल्ड ही नहीं था। तो इवन इफ पूरे 70 रुपए पेड है लेकिन 30 रुपए बैलेंस अभी कॉल्ड नहीं है, तो वो पार्टली कॉल्ड अप शेयर है। और पार्टली कॉल्ड अप शेयर हमेशा पार्टली पेड अप शेयर की कैटेगरी में ही आता है। तो इट फॉल्स अंडर पार्टली पेड अप शेयर्स ओनली। क्लियर हो रहा है? तो जहां पे भी शेयर्स फुल्ली कॉल्ड नहीं है तो उनको पार्टली पेड अप शेयर्स ही बोला जाता है। अब यहां पे आपके क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, when there is only partly called up share in question, मतलब हमारे क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है, एक ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मानो ये 8% 10%, और वो फुल्ली कॉल्ड नहीं है, वो पार्टली कॉल्ड है। सिर्फ एक ही कैटेगरी है हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की और वो फुल्ली कॉल्ड नहीं है, वो पार्टली कॉल्ड है। तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो इसमें हम अज्यूम करते हैं, इट इज अज्यूम्ड फाइनल कॉल इज मेड एंड रिसीव्ड। और इसके लिए कुछ मत करना, चुपचाप से मेरी एक बात मानना, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो ये बात पता है मैंने अभी लिखवाई, लेकिन इसको हम यूज क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके। तो एक बार जरा इलस्ट्रेशन नंबर 9 वापस से चेक करो। यहां पे हमारे पास सिर्फ ये 8% प्रेफरेंस शेयर्स थे 50,000 वाले, 50,000 नंबर के, 100 रुपए ईच के थे, 70 रुपए पेड अप था, मतलब वही 70 रुपए ही कॉल्ड था, 30 रुपए मंगवाए ही नहीं थे, अभी 30 रुपए अनकॉल्ड थे। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बोला था कि फाइनल कॉल मंगवाओ, ये करो वो करो, आपने अपने आप अज्यूम करा कि 30 रुपए का फाइनल कॉल मंगवाया गया होगा, वो रिसीव भी हो गया होगा, अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री आपने अपने आप डाली। तो ये बस वही बात यहां पे लिखी हुई है पहली। अच्छा, और क्या सिनेरियो हो सकता है क्वेश्चन में, इफ there are fully paid as well as partly paid preference shares in question, and question is silent on which shares are being redeemed। तो क्या करना है आपको, यहां पे मत आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अब अगर मानो बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपके उसने बोला दो तरह के उसने प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, एक उसने, जैसे मैं इलस्ट्रेशन 9 की फिगर ले लेता हूं, एक उसने बोला था 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, लेकिन 70 पेड अप, ये उसने बता रखा था जितना भी 35 लाख। अब मानो इसी क्वेश्चन में उसने ये भी दे दिया होता 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, या चलो 100 ईच फुल्ली पेड, इसने ये भी दे दिया होता क्वेश्चन ने, तो आप क्या करते? और क्वेश्चन ये ना बताता कि भाई देखो हमारे पास दो कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स है, एक ये वाले हैं एक ये वाले हैं, दोनों में से हम कौन सा रिडीम कर रहे हैं, क्वेश्चन ना बताता, फिर आप क्या करते? है ना, फिर क्या करते आप? तो ऐसे केस में जहां पे आपके दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है,
एक अगर आप नोट करोगे, एक पार्टली पेड अप है 70 रुपए है और एक फुल्ली पेड अप है, और प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन हो रही है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि कौन से शेयर्स रिडीम कर रहे हैं दोनों में से। तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं सिर्फ वो ही रिडीम हो रहे हैं, और जो पार्टली पेड शेयर्स है उनको हम नहीं छेड़ रहे। पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई? देखो क्वेश्चन अगर क्लियरली बोल ले कि भाई ये वाला शेयर रिडीम हो रहा है या ये वाला हो रहा है, फिर तो कंफ्यूजन आएगी नहीं। अगर क्वेश्चन क्लियरली बोले 50,000 8% वाले शेयर रिडीम हो रहे हैं, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर तो आप इनको अपने आप ही फुल्ली पेड करोगे और फिर अपनी नॉर्मल रिडेम्पशन करोगे। अगर क्वेश्चन बोले कि नहीं नहीं ये 20,000 वाले शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप ये 20,000 वाले शेयर्स रिडीम कर लोगे चुपचाप, इसमें फुल्ली पेड करने की कोई चक्कर ही नहीं। अगर क्वेश्चन बोले दोनों ही रिडीम कर रहे हैं, अगर दो क्वेश्चन बोले दोनों ही रिडीम हो रहे हैं, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप दोनों रिडीम कर दोगे। ये वालों को पहले फाइनल कॉल मंगवा के फुल्ली पे करोगे और फिर दोनों शेयर्स को रिडीम कर दोगे। क्वेश्चन पे कंफ्यूजन आएगा कब? जब क्वेश्चन बताए ही ना कि कौन से शेयर्स रिडीम हो रहे, तब प्रॉब्लम आएगी। समझ आ रही है? तो उस केस में फिर हमें क्या अजम्पशन लेनी है? उस केस में हमें अजम्पशन लेनी है कि भाई जो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है वो ही रिडीम हो रहे हैं, जो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हम नहीं छेड़ रहे, वो एज इट इज है। बात समझ में आ गई? आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये बस छोटी छोटी बारीक पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में आपको फंसा सकते हैं, इसलिए क्लैरिफाई करना जरूरी है। तो इसमें लिखेंगे वी अज्यूम दैट ओनली fully paid preference shares are being redeemed and partly paid shares are left intact. लेफ्ट इंटैक्ट का मतलब क्या हुआ? दैट इज नॉट टू बी रिडीम्ड। नॉट टू बी रिडीम्ड। समझ आ गई बात? तो इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, चाहे तो बाद में इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, कि ये क्वेश्चन होता, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक पार्टली पेड एक फुल्ली पेड। क्वेश्चन साइलेंट है कौन से रिडीम हो रहे हैं, तो हम कौन से रिडीम करेंगे? अपने आप सिर्फ फुल्ली पेड वाले करेंगे, पार्टली पेड वालों को हम एज इट इज छोड़ देंगे, उसको नहीं रिडीम करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस सिनेरियो में आपको कोई भी फाइनल कॉल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज आप वो शेयर रिडीम ही नहीं कर रहे, है ना? तो ये एक आपकी बात हो गई। तो हम ये बात कर रहे थे पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स के केस में, कि पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स के केस में क्या सिनेरियो बन सकते हैं। एक हमने बोला कि भाई क्वेश्चन में खाली एक ही कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जो पार्टली कॉल्ड अप है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप फाइनल कॉल मंगवा के फिर शेयर्स को रिडीम करना है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 में करा। और दूसरा सिनेरियो है कि क्वेश्चन में पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स भी, फुल्ली पेड भी है, और क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन से वाले रिडीम हो रहे हैं, तो उस केस में हमें अपने आप से सिर्फ फुल्ली पेड वाले ही प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, पार्टली पेड वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं करना। बाकी अगर भाई कोई भी सिनेरियो है जिसमें क्वेश्चन क्लियरली इंस्ट्रक्शन ही दे रहे कि भाई इस शेयर में ये रिडीम होना है, इसका फाइनल कॉल मंगवाना है, ये करना है, वो करना है, फिर तो आप कभी फंसोगे नहीं, फिर तो क्वेश्चन ने जो बता दिया उसी को फॉलो कर देना। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया पार्टली कॉल्ड अप शेयर का केस। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा केस आपका बनता है। दूसरा केस लिखना, दूसरा आपका जो केस है पार्टली पेड अप शेयर्स में, जिसमें हम बोलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली कॉल्ड है, फुल्ली कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कॉल तो पूरा कर रखा है बट पार्टली पेड है। और ये सिनेरियो कब बनेगा भाई? ये केस बनेगा कब कि पैसा पूरा कॉल कर दिया लेकिन वो फिर भी पार्टली पेड है? जब यहां पे कॉल्स इन अरियर्स का केस होगा, जो मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करते हुए मैंने जो बात छेड़ी थी कि भाई कॉल्ड अप पूरा है या फाइनल कॉल पूरा मंगा लिया लेकिन अभी सारा पैसा मिला नहीं, कुछ कॉल्स इन अरियर्स में पड़ा है। तो यहां पे देखो दो बातें हो सकती है इस केस में, या तो भाई कॉल्स इन अरियर्स इज रिसीव्ड। तो मेन बात समझो भाई, जब तक शेयर्स फुल्ली पेड नहीं हम रिडीम नहीं कर सकते,
तो इवन इफ अगर कंपनी ने फुल्ली कॉल कर रखा है शेयर्स को, लेकिन वो फिर भी पार्टली पेड है, यानी कॉल्स इन अरियर्स पड़ा हुआ है, तो जब तक कॉल्स इन अरियर्स है पिक्चर में, जब तक कॉल्स इन अरियर्स है तब तक शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते, है ना। तो फिर हमारे अब दो केस बन सकते हैं कि भाई कॉल्स इन अरियर्स है तो इवेंचुअली कॉल्स इन अरियर्स का पैसा मिल गया, कॉल्स इन अरियर्स इज रिसीव। तो कॉल्स इन अरियर्स अगर रिसीव हो जाता है तो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स अगर रिसीव हो जाता है तो उस केस में रिडेम्पशन इज डन, रिडेम्पशन कैन बी डन आफ्टर कॉल्स इन अरियर्स इज रिसीव्ड। तो मतलब सीधी बात यह है कि भाई कॉल्स इन अरियर्स मिल गया, फिर शेयर्स फुल्ली पेड हो गए, उस केस में फिर हम रिडेम्पशन कर लेंगे। कॉल्स इन अरियर्स रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, वैसे बच्चों ये आप सीख चुके होंगे अपनी ईशॉप शेयर्स में, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कभी आपको करना पड़े तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है कॉल्स इन अरियर्स का पैसा मिलने की एंट्री। ठीक है, इसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन है तो अकॉर्डिंगली एंट्री होगी। भाई अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं है तो फिर जो भी रेलिवेंट कॉल है वो यहां पे क्रेडिट करते हैं। लिख देता हूं, चलो ये हमारे इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में हम सीखते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिर भी एक बार याद दिला दी। अच्छा, एक बात तो हो गई कि कॉल्स इन एरियर्स मिल गया, पैसा मिल गया, शेयर्स फुली पेड हो गए, आपने उसकी रिडेम्पशन कर दी, यहां तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आपको फील हुई होगी। लेकिन दूसरा सिचुएशन सोचो, भाई शेयर होल्डर नालायक है, बार बार मंगवाने के बावजूद भी वो पैसा दे ही नहीं रहा, कॉल्स इन अरियर्स इज नॉट रिसीव्ड, और आपको अपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में पता होगा कि जब बार बार शेयर्स का पैसा मंगवाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता, कॉल्स इन अरियर्स ओवरड्यू रहता है, तो आफ्टर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी के पास पावर होती है कि वो शेयर्स को फोरफीट कर दे। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर्स का पैसा नहीं मिला एंड शेयर्स आर इवेंचुअली फोरफीटेड। मतलब इन शॉर्ट ये फोरफीचर का केस हो गया कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा मिला ही नहीं पूरा, मतलब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप हो ही नहीं पाए, और हमने क्या करा, हमने उन प्रेफरेंस शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो क्या होगा, यहां पे मैं अलग से स्टार डाल के लिख देता हूं, फोरफीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले तो बच्चों क्या आपको फोरफीचर की एंट्री याद है, क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे आता है फेस वैल्यू कॉल्ड, मतलब इस केस में फुल को मतलब पूरा ही फेस वैल्यू आ जाएगा स्पेसिफिक सिनेरियो में, क्योंकि कंपनी की इंटेंशन थी रिडेम्पशन करने की, तो उन्होंने कॉल कर रखा था, तो ऑफकोर्स उन्होंने पूरा ही कॉल कर रखा होगा, है ना, अगर कंपनी रिडेम्पशन करने के मूड में है तो। ठीक है, इसके अलावा वैसे याद दिला देता हूं, लेकिन इतनी इस चैप्टर में तो नहीं कॉम्प्लिकेशन आएगी, बट अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो रिसीव हुआ नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड, तो वो भी डेबिट होगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से। 2 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड, और मुझे वैसे बोलना चाहिए फेस वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, अगेंस्ट फेस वैल्यू, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको बता नहीं रहा भाई, ये आपकी फोरफीचर की एंट्री नॉर्मल है जो आप फोरफीचर के चैप्टर में सीखते हो। 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, या फिर जो भी रेलिवेंट कॉल है उसका अकाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग ऐसी हो सकती है कि आपको फोरफीचर की एंट्री करनी पड़े, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए फोरफीचर ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो जर्नल एंट्री हमने कर दी, हमने एक बार जर्नल एंट्री डिस्कस कर ली। अब सवाल उठा, शेयर्स तो फोरफीट हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम तो हुए नहीं, फोरफीट हो गए, कैंसिल हो गए, तो अब क्या इन शेयर्स की रिडेम्पशन की कोई भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो सच शेयर्स forfeited
विल नॉट बी रिडीम। ये ध्यान रखना भाई, अब क्योंकि कैंसिल ही हो गए शेयर्स, हमने रिडीम फॉर फीचर की वजह से शेयर्स को कैंसिल ही कर दिया, तो अब उनकी रिडेम्पशन की बात नहीं होगी भाई। जब फुली पे हो ही नहीं पाए तो अब उनको रिडीम कैसे करेंगे? तो अब शेयर्स कैंसिल हो गए, अब ये फोरफीटेड शेयर्स रिडीम नहीं होंगे। ठीक है, therefore number of shares to be redeemed is equal to total number of preference shares to be redeemed। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी वैसे ओरिजिनली इंटेंड कर रही थी कि रिडीम करेंगे, माइनस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फोरफीटेड। तो पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अगली बात, सच फोरफीटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड। तो भाई इस केस में ध्यान रखना, जो फोरफीट करे शेयर्स हमने, ये री इशू होंगे ही नहीं, एज दीज आर गेटिंग रिडीम्ड। भाई आप खुद सोचो, कंपनी रिडीम कर रही है तो क्या पागल है कंपनी की अब इसको पहले रीइशू करेगी? क्योंकि कंपनी अगर इसको रीइशू कर देती है तो उसको फिर वापस रिडीम करेगी, मतलब एक प्रकार से रीइशू करके पैसा ले लेती है किसी से और फिर वापस उसको रिडीम करके पैसा वापस कर देती है। ऐसा थोड़ी होगा, ये कोई गेम थोड़ी चल रहा है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तो याद रखना, इस केस में, इस तरह के सिनेरियो में जो ये प्रेफरेंस शेयर्स है जो रिडीम होने वाले थे और ये वाले फोरफीट हो गए, तो अब इनको री इशू नहीं किया जाएगा। अब मोमेंट मैंने बोला कि यहां पे शेयर्स री इशू नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो हमने फोरफीचर के टाइम पे फोरफीटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस डाल रखा है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? याद करो, फोरफीचर ऑफ शेयर्स का चैप्टर, जो अनयूज्ड फोरफीटेड शेयर होता है वो बेसिकली गेन ऑन फोरफीचर होता है या गेन ऑन री इशू होता है, और इसको अल्टीमेटली हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हेंस balance of forfeited share account will be transferred to capital reserve, will be transferred to capital reserve। तो एंट्री क्या होती है? forfeited share account debit to capital reserve account, to capital reserve account। ये आपकी इसकी जर्नल एंट्री होती है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया? यस। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी अब जो भी हमारे बैलेंस क्वेश्चंस बच गए इस चैप्टर के वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्चुअली बोलोगे तो कॉन्सेप्चुअली चैप्टर आपका ओवर है, कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अब जो भी क्वेश्चंस की वैरायटी बच गई, एक तो जैसे एक क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है जहां पे फोरफीचर की बात हो रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, आप चाहे तो ट्राई कर लेना एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10। वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 की कंटिन्यूएशन में उन्होंने बना रखा है, हालांकि वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी प्रॉमिस किया था, वो भी मैं आपको कराऊंगा, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा। तो मोटे मोटे कह सकते हो 2 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली हमें इतनी ही बातें इस चैप्टर में करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको लेक्चर में सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर से कोई भी रिलेटेड बात है जो आपको नहीं समझ आई या कोई डाउट है तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को आप रीच आउट कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे मूविंग टेक्स्ट है उस पर आपको दिख रहा होगा, CA_Shailen, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मेरे नाम से सर्च कर लेना, आपको आराम से आईडी मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने डाउट्स। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज 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 इसको लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो जितनी ज्यादा बच्चों आप अच्छी इंगेजमेंट दिखाओगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए और कंटेंट बनाने के लिए, जो अल्टीमेटली आपके एग्जाम्स में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर लेना लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर लेना। इस सीरीज में जिसमें मैं नए चैप्टर्स कवर कर रहा हूं, मैंने
एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूं। मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम कवर कर लिया, मैंने बोनस एंड राइट्स इशू कवर कर लिया। तो सारे लेक्चर आप जाके चेक जरूर कर लेना, आपको रीसेंट अपलोड्स में मिल जाएंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। राइट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फ्यूचर लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जी। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस चैप्टर को प्रॉपरली क्लोज कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।